और समायोजन में कल के बिंदु में हमने पढ़ लिया था समायोजन और कुसमायोजन। ठीक है, तो अब क्या है कि व्यक्ति अगर कुसमायोजित हो जाए, जिस प्रकार, हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, भग्नाशय, इन चीजों से, द्वंद्व, दबाव, इस वजह से क्या है आदमी में विकार आ जाते माइंड में, और उसका शरीर या उसके संवेग क्या स्थिर नहीं रह पाते, अनियंत्रित हो जाते हैं, है ना, आपा खो देता है, आक्रामक हो जाता है, तो पलायनवादी हो जाता है, संवेगों में स्थिरता नहीं रहती। तो इस वजह से व्यक्ति को हो जाती है भाई क्या, 10 पुत्र अर्थात टेंशन। तो अब क्या करे व्यक्ति, व्यक्ति क्या करता है, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। व्यक्ति क्या करता है, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। तो अब दूर किस प्रकार से करे, तो व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं। एक तो वो उस चीज को जड़ से खत्म कर दे, और एक होता है उस चीज को किसी दूसरे पे आरोपित कर दे, यानी समस्या वैसी की वैसी रहेगी और हमने किसी दूसरे पे आरोप लगा दिया तो वो उपाय हो गए। अर्थात कहना चाहे तो व्यक्ति कुसमायोजन से बचने के लिए कुछ अभियांत्रिकाओं का क्या करता है, प्रयोग करता है। क्या करता है, प्रयोग करता है। किसका, अभियांत्रिकाएं, अभियांत्रिकाएं का प्रयोग करता है, जिसे हम आप रक्षा युक्ति भी बोल सकते हो कि आदमी की रक्षा करती है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, रक्षा युक्तियां। क्या बोल दे हुए, रक्षा युक्तियां। ठीक है जी, रक्षा युक्तियां इसे बोल दिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अब इन चीजों को प्यारे बच्चों आराम से समझिएगा, पेपर में प्रश्न यहीं से आना है, आपके पेपर में प्रश्न यहीं से आएगा। अब व्यक्ति क्या करता है, दो तरह से इसका प्रयोग करता है, यानी अपने तनाव को कम करने के लिए वह दो प्रकार की रक्षा युक्तियां प्रयोग करता है। एक तो होती है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष उपाय करता है, और एक वो करता है भाई अप्रत्यक्ष उपाय। कौन से करता है, अप्रत्यक्ष उपाय। पहले समझना है टॉपिक को, लिख बाद में लीजिएगा, पहले समझिए इसको, अप्रत्यक्ष उपाय। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको एग्जामिनर सीधा का सीधा पूछ सकता है कि ये प्रत्यक्ष उपाय अप्रत्यक्ष उपाय क्या है। ओके, तो देखें अप्रत्यक्ष उपाय की अगर मैं बात करूं तो अप्रत्यक्ष उपाय हमेशा किससे किए जाएंगे, चेतन मन से संबंधित होते हैं। चेतन मन का अर्थ है वास्तविक स्थिति अर्थात ईगो, यानी ईगो से संबंधित होते हैं, फ्राइड के अनुसार की बात करें तो। ठीक है, चेतन मन या ईगो से। तो अप्रत्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष जो उपाय होते हैं वो अचेतन मन से प्रभावित होते हैं, यानी अचेतन मन यहाँ पे ज्यादा हावी होता है, और जब यहां तक इड प्रवृत्ति यहाँ पे प्रबल होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फ्राइड ने अप्रत्यक्ष उपायों के बारे में ये बात कही थी कि जब व्यक्ति के मन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो अचेतन मन में चली जाती है, और जो वो चेतन में आने का प्रयास करती है तो वही स्थिति क्या कहलाएगी, आपकी कुसमायोजन कहलाएगी। ओके, अगर आपको पुराना कोर्स दे दिया है तो फिर आपकी ये लाइव क्लास कैसे चल रही है, कम से कम आप ये तो सोच के देखिए कि अगर आपको पुराना कोर्स दे दिया है तो फिर ये नई क्लास कैसे चल रही है आपके ऐप में। तुम लोगों के दिमाग में भ्रम हो जाता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके सेशन में लाइव क्लास आ रही है तो इसका अर्थ आपको करंट का ही दिया गया है। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो। ठीक है, आपको करंट कोर्स ही दिया गया है। अब यहां देखें, ये आपको प्रश्न मैं 101% लिख के दे रहा हूं कि प्रश्न आपको यहां से पूछेगा, बेफालतू की बातों में समय खराब न करें। ठीक है, तो पहला अगर बात करें तो पहली कौन सी आती है, बाधा निवारण। कौन सी आती है, बाधा निवारण विधि आती है। ठीक है, कौन सी आती है, बाधा, यानी जब आपके सामने समस्या आती है तो आप उसे सबसे पहले सोल्व आउट करने का प्रयास करते हैं। आप बहुत, ये लाइव क्लास वापस रिकॉर्ड मिल नहीं रही है, ये क्या हुआ सर जी, दूसरी क्लास जुड़ गई है? क्या है, किसी जुड़ गई रहा है, क्यों दोबारा। हाँ, तो बाधा निवारण विधि में व्यक्ति समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। व्यक्ति समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे हैं रक्षा युक्तियां। पूर्व की क्लास में हमने क्या पढ़ा था,
समायोजन और कुसमायोजन के बारे में पढ़ा। और आज की क्लास में बिल्कुल राधे राधे भाई सभी। हाँ तो ये साइकोलॉजी की क्लास है और इसमें समायोजन कुसमायोजन टॉपिक चल रहा है। और कुसमायोजन से बचने के लिए हम जिन रक्षा युक्तियों का प्रयोग करते हैं वो रक्षा युक्तियां दो प्रकार की हैं। एक तो होती है आपकी प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो होती है वो चेतन मन जिसे ईगो बोलते हैं, और अप्रत्यक्ष जो होती है वो कौन सी होती है, अचेतन मन से होती है। इड यहाँ पे ज्यादा प्रभावी होता है। हाँ जी हाँ जी तो हम सबसे पहले कर रहे हैं बाधा निवारण विधि। बाधा निवारण विधि की बात करें तो बाधा निवारण का अर्थ होता है जब समस्या हमारे सामने आ जाए, कोई भी समस्या आए तो व्यक्ति पहले से खुद सोल्व आउट करने का प्रयास करता है। जैसे समस्या आई उसे समस्या को आप पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो व्यक्ति यहाँ चेतन मन से उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है तो आप टेंशन न लें, ठीक है। तो इस बाधा निवारण विधि में जब समस्या सामने आती है तो व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे दूर करने का प्रयास करता है और पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास करता है ताकि भविष्य में वो चीज दोबारा न आए। दूसरी विधि की बात करें कि दूसरी विधि कौन सी है गुरुजी, बिल्कुल भाई दूसरी विधि भी आपको बता देते हैं। दूसरी विधि आपकी है अन्य मार्ग खोजना। अन्य मार्ग है खोजना, यानी अगर समस्या का समाधान किसी आप जिस विधि से कर रहे हैं उससे नहीं हो रहा है तो आपको उसी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ अन्य उपायों को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। आप इसे कह सकते हैं कार्य विधि में परिवर्तन। कार्य विधि में परिवर्तन, ये भी आप बोल सकते हैं इसे। कार्य विधि में परिवर्तन कर लेंगे ताकि समस्या का सोल्व आउट हो जाए। तो कार्य विधि में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। नंबर 3 की बात करें, लक्ष्य प्रतिस्थापन। लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, यानी आपको मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको नौकरी नहीं लगी टीचर की तो आप टीचर से मिलती जुलती नौकरी देखेंगे। जैसे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, लक्ष्य का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ओके। और नंबर 4 की बात करूं तो नंबर 4 में आपका आता है विश्लेषण व निर्णय। विश्लेषण व निर्णय, ये चीज आपको मैंने करवा दी है। ओके, ये चीज मैंने आपको करवा दी है, कल आपको एग्जांपल दी थी। आज हम प्रत्यक्ष उपायों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष उपाय कौन, अप्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम अप्रत्यक्ष उपायों में सिर्फ एक चार्ट पे ही समझा दूंगा आपको, बाकी लिखना आपकी जिम्मेवारी है, समझना आपकी जिम्मेवारी है। सबसे पहले अपन देखें तो सबसे पहले एक रक्षा युक्ति आती है आपकी दमन, ठीक है। कौन सी आती है, दमन आती है जी, ठीक है जी। रिप्रेशन बोलते हैं इसे, रिप्रेशन। दमन क्या है, दमन मैं एक एक शब्द बोलता जाऊंगा, आप याद करते जाइएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर मैं दमन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, दमन का अर्थ है भूलना। और भूलना, देखो कोई आदमी भूलना चाहता है क्या कोई चीज, आप प्रश्न पढ़ते हो भूलना चाहते हो क्या, नहीं, ये स्वतः ही होती है। ये क्या होती है, स्वतः ही होती है। अपने आप व्यक्ति कुछ दुखद अनुभवों को, अपनी घटनाओं को, विचारों से क्या होते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वो रक्षा युक्ति क्या कहलाएगी, आपकी दमन कहलाएगी। ओके, याद रह जाएगा। यहां पर व्यक्ति क्या करता है, कोई अपनी इच्छा है, कामना है, उसको प्रकट नहीं होने देना चाहता और धीरे धीरे उस चीज का क्या होता है, लोप हो जाता है, स्वतः हो जाता है। ध्यान रखिएगा, भूलना याद रखना है, दमन का अर्थ भूलना, ठीक है। कैसे गुरुजी, एग्जाम्पल बता दो जी, बिल्कुल बता देंगे। जैसे आप एक किशोरावस्था के बालक हो, किशोरावस्था के क्या हो, बालक हो, मान लीजिए आपकी 16 वर्ष एज है, आपके अंदर क्या है, काम प्रवृत्ति प्रबल है। यह आपके एनसीईआरटी का उदाहरण है, काम प्रवृत्ति क्या है, प्रबल है, परंतु बालक समाज के नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार नहीं करता, काम प्रवृत्ति को उजागर नहीं होने देता, अर्थात वह काम प्रवृत्ति का क्या कर रहा है, दमन कर रहा है। इस किशोर की इच्छा क्या है, काम, सेक्स, ठीक है, इच्छा क्या है, सेक्स, काम प्रवृत्ति है, परंतु वो समाज के डर से, समाज के नैतिक नियमों की वजह से उस इच्छा को क्या कर लेता है, दबा लेता है। यानी ऐसी विचार, ऐसी घटनाएं उसके अचेतन मन में चली जाती हैं, वहां पर व्यक्ति क्या कर रहा है, दमन कर रहा है। जैसे आप बचपन की बातों को चाह कर भी याद नहीं कर पाते तो वे भी कौन सी रक्षा युक्ति आपकी, दमन है।
तो इतना ध्यान रखना है, भूलना यानी व्यक्ति इसमें दुखद अनुभूतियों, दुखद घटनाओं, दुखद विचारों को स्वतः ही भूल जाता है और उसे याद करने पर भी वो चीजें याद नहीं आती। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका दमन कहलाएगा। नंबर 2 की बात करेंगे बेटा, नंबर 2 पे आता है आपका शमन। देखो दोनों नाम एक जैसे हैं, भ्रमित नहीं होना है। यहां समन की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, समन में आप रखेंगे सप्रेशन। क्या बोलते हैं, शमन को सप्रेशन बोलते हैं। अब देखो यहां मैंने समन, समन यहां लिखाया था मैंने भूलना, अब यहां कुछ नहीं याद रखना, यहां लिखाना है बुलाना। यहां भूलना है, यहां बुलाना है। यहां व्यक्ति स्वयं चाहता है कि मैं कोई दुखद बात याद न रखूं, यहां व्यक्ति की स्वयं की भूमिका होती है। व्यक्ति स्वयं चाहता है कि मैं ये विचार न आने दूं। जैसे हमारे जैसे हम बोलते हैं कि जो हुआ सो हुआ, बड़ंदे, राजस्थानी भाषा में सीधे बोलते हैं बड़ंदे, यानी जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, यानी खुद बुलाना चाहता है वो। तो वहां पर कौन सी रक्षा युक्ति होगी, समन होगी। यहाँ व्यक्ति क्या करता है, वो सेम की सेम बातें हैं। इसमें भी व्यक्ति अनचाहे दुखद विचार घटनाओं को स्वयं बुलाना चाहता है और वहां खुद भूल जाता है। यहाँ व्यक्ति की भूमिका है, इसीलिए मैंने ये शब्द लिखवाए, यहाँ भूलना और यहाँ बुलाना। जैसे सुबह सुबह आपकी अखबार वाले से लड़ाई होगी कि भैया आप अखबार फेंक के जाते हो, गीला हो जाता है अखबार, सही जगह रख के जाया करो। अब सारे दिन आप वहां से लड़ने के बाद ऑफिस में गए, ऑफिस में आपके फिर वही चल रहा है कि आज तो यार दिन के दिन माथा पच्ची होगी। फिर बाद में आप सोचते हो कि यार बड़ंदे नहीं, कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, चलो आगे से ध्यान रखेगा। तो ये जो है ये समन है। ये क्या है, ये समन है। ये बात ध्यान रखिएगा, दमन और समन दोनों, हाँ जी, दमन और समन दोनों एक जैसी हैं, परंतु दमन में याद रखना है भूलना, व्यक्ति की बस नहीं चलता, व्यक्ति के बस से बाहर बातें होती हैं। और समन में व्यक्ति स्वयं चाहता है कि मैं इस दुखद अनुभूति को भूल जाऊं। तो ये चीज आप याद रखेंगे, दोनों की अलग अलग बातें हैं। जैसे दमन का एक उदाहरण और याद आ गया मेरे, बता देता हूं। जैसे कई लड़कियां होती हैं वो मुंह फटी होती हैं, है ना, वो जो जैसे अपने पीहर पक्ष में होती है, शादी से पहले तो वो बड़ी गंदी गंदी गालियां निकालती हैं, परंतु शादी के बाद वो गंदी गालियों का क्या कर लेती हैं, दमन कर लेती हैं। वो चाहती है कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो वो खुद बुलाने का प्रयास उसे करती है, तो वो दमन कहलाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब एनसीईआरटी सिर्फ आपके दमन को ही मानती है, परंतु किताबों में अगर देखें, आपकी यूनिवर्सिटी की बुक में देखें तो भाई समन भी दिया हुआ है। तो दोनों एक जैसी सी हैं, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक एक शब्द याद रखने हैं। नंबर 3 में मैं लिख रहा हूं युक्तिकरण, या इसे मैं बोल दूंगा औचित्य स्थापन। एक ही बात है बेटा इसकी, ये 6 विधियां याद कर लीजिएगा। औचित्य स्थापन, तो यहीं से प्रश्न आपका आना है, कन्फर्म है, यहीं से प्रश्न पूछेगा आपसे वो। युक्तिकरण कह दो, औचित्य स्थापन कह दो, या तरंग संगतीकरण कह दो, रेटलाइजेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, यानी इसे एक हिंदी में नाम देना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं तरंग संगतीकरण। यानी सीधी सी बात है, बालक के पास कोई बहाना होगा, उसका तर्क भी होगा, उसके पास कोई ना कोई वो तर्क जरूर देगा। ठीक है ना, अपना दोष इसमें क्या होता है, देखो इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपना जो दोष होता है ना, अपना जो दोष होता है वो दूसरे पे डालता है, अपना दोष दूसरे पे डालता है, परंतु उसमें तर्क के साथ डालता है, क्या, क्यों, कैसे। सर इस कोर्स में हिंदी और इंग्लिश की क्लास, भाई क्या बताएं तुम लोगों को, तुम्हारा तो है दिमाग खराब, अध्यापक का और कर देते हो तुम। युक्तिकरण, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें व्यक्ति क्या करता है, प्रयास करेगा, पहले प्रयास करेगा, प्रयास करने के बाद दोष डालेगा, करने के बाद दोष डालेगा, दोष अन्य पर। यानी इसमें पहले प्रयास करेगा थोड़ा बहुत और परिवर्तन भी करेगा, और फिर उसके बाद दूसरे पे दोष डाल देगा। मतलब ये क्या कहलाएगा आपका युक्तिकरण, औचित्य स्थापन और तर्क संगतीकरण। जैसे मैं कह दूं अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, तो देखो अंगूर खट्टे हैं, तो क्या लोमड़ी ने प्रयास नहीं किया था, लोमड़ी ने इस अंगूरों तक पहुंचने का प्रयास किया था, उसके बाद में उसने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं। यानी इसमें पहले प्रयास किया जाएगा, उसके बाद में अंगूर प्राप्त नहीं हुए,
कोई वस्तु मेहनत करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती तो उसी वस्तु में दोष निकाल दिया जाता है। तो देखो, आपने लोमड़ी ने अंगूरों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया, अंत में बोली कि अंगूर खट्टे हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ परिस्थिति बदली जा सकती है, यहाँ परिस्थितियां बदल दी जाएंगी तो प्रयास भी बदल दिया जाएगा और रिजल्ट भी बदल के आएगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, यहां प्रयास यानी परिस्थिति बदली जाएगी, व्यक्ति प्रयास दोबारा करेगा और प्रयास करने के बाद फिर वो कोई और तर्क यहाँ पे देगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि आगे वाली इससे मिलती जुलती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कोई बालक है, कोई छात्र है, वो कक्षा में हो गया क्या, फेल, बालक हुआ फेल। अब इस फेल का जिम्मेवार होने का कारण वो किसको बताता है, वो कहता है मेरा मूल्यांकन सही नहीं हुआ, यानी मेरी कॉपी की जांच सही नहीं हुई। ठीक है जी, अध्यापक ने अच्छा नहीं पढ़ाया, अध्यापक ने अच्छा नहीं पढ़ाया, या मेरा तो पेपरों के दिनों में स्वास्थ्य खराब हो गया। तो देखो, ये अपना जो दोष है वो किस पे डाल रहा है, इन तीनों पे डाल रहा है। तो वो किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है, तर्क संगतीकरण का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि यहाँ बालक पहले क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर फेल हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ परिस्थिति गुरुजी कैसे बदल सकते हैं, मान लीजिए मैंने अंगूर चेक किए, ऊपर जाके मुझे मीठे लगे, तो मैंने लोमड़ी को कहा अंगूर बिल्कुल मीठे हैं, अब बताओ। अब उसके पास उत्तर नहीं होगा, अब वो प्रयास दोबारा करेगी, अब ये नहीं कहेगी अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि यहाँ परिस्थिति बदली जा सकती है और ये भी अपने वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार को बदल लेगा। यहाँ मैंने एक बालक फेल हुआ, उसने कहा कि मेरे फेल होने का कारण अच्छा मूल्यांकन नहीं है, तो मैंने कहा रीचेकिंग करवा देते हैं आपकी, है ना, किसी दूसरे अध्यापक से चेक करवा देते हैं, फिर भी वो फेल हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा, वो कह रहा है कि अच्छा अध्यापक नहीं है, मैंने कहा तू बता कौन सा अध्यापक अच्छा है, उसके पास तेरी कोचिंग करवा देता हूं, तू सिलेक्शन करा के दिखा। तो यहाँ परिस्थिति बदली, अब बालक के पास यहाँ कोई प्रति उत्तर नहीं होगा। ठीक है, मैं उसने कहा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया पेपरों के दिनों में, अब की बार तेरे पेपरों के दिनों में तेरे पास 4 डॉक्टर रखूंगा, फिर तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब उसके पास उत्तर नहीं होगा, अब उसके पास उत्तर नहीं होगा, अब उसका उत्तर बदल जाएगा। तो ये है आपकी कौन सी, तर्क संगतीकरण, औचित्य स्थापन। अब नंबर 4 की बात करो प्यारे बच्चों, तो नंबर 4 इसके जैसी की जैसी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसके जैसी है, जिसे प्रोजेक्शन बोलते हैं अपन, प्रक्षेपण बोल दो या आरोपण बोल दो, इसे आरोपण। ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। अब देखो इसमें क्या करता है व्यक्ति, यहां प्रयास कर रहा है, अब यहां लिखना है बिना प्रयास के, बिना प्रयास के, प्रयास के दोषारोपण कर देता है, दोषारोपण, यानी कोई परिस्थिति चेंज कर दो उसका उत्तर वही रहेगा। यहां व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता, बिना प्रयास के ही दूसरे पर ब्लेम लगा देता है, आरोप कर देता है कि इसकी वजह मैं नहीं हूं, मैं तो सही हूं, ये व्यक्ति गलत है, आगे वाली वस्तु खराब है। तो यहां प्रयास नहीं करता, फिर भी दूसरों पर आरोप लगा देता है। हाँ, पेपर, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका उदाहरण बहुत बढ़िया है। पेपर क्लियर न होने पर यह कहना कि पेपर बहुत हार्ड था, ठीक है, पढ़े नहीं भी, पेपर तो बड़ा इजी था। तो देखो प्रक्षेपण में मैंने बताया बिना प्रयास के दोषारोपण करता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 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 नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब कोई व्यक्ति है, उसे खुद को नाचना नहीं आता और वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि आपका तो आंगना टेढ़ा है, मुझे इसलिए नहीं आ रहा। हमने कहा कि ला परिस्थिति चेंज कर देते हैं, अब बिल्कुल आंगना चोरस है और अब नाच के दिखाओ, तो कहता फिर भी वो एक ही बात कहेगा कि नहीं, आंगने में फिर टेढ़ा है आंगना। तो यानी वो एक बात को पकड़ लेगा, परिस्थिति बदलने पर भी उसका वही उत्तर रहेगा, वो कोई प्रयास नहीं करेगा। तो बिना प्रयास के अगर आरोप कर रहा है तो वो प्रक्षेपण है, आरोपण है। ठीक है, दूसरे की बात करें, जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी है, कौन है, क्रिकेट खिलाड़ी है, वो बार बार 0 पर आउट हो रहा है। एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जो बार बार किस पे आउट हो रहा है, 0 पे आउट हो रहा है। जब उससे पूछा गया कि आप 0 पे आउट क्यों रहे, तो वो कहता है कि मेरे खराब खेलने का कारण ये बेकार सा बल्ला है। क्या है, बेकार सा बल्ला है।
जिससे मैं खेलता हूं, ये इससे मेरे से शॉट नहीं लगते। हमने परिस्थिति चेंज कर दी कि ले भाई तू बता, तेरे को एमआरएफ का बैट ला के दे देते हैं, एसएस का ला के दे देते हैं, जो तेरे को चाहिए वो बैट ला के दे देंगे, अब तो खेल ले। परंतु फिर वो 0 पर आउट होता है तो कहता है कि नहीं ये बैट मुझे शूट नहीं कर रहे, यानी वो अपने में कमी न निकालकर उस चीज पर प्रत्यारोपित कर रहा है। यहां आप कह दोगे गुरुजी उसने प्रयास किया, उसने प्रयास कहां किया, उसने प्रैक्टिस नहीं की। जैसे विराट कोहली का उदाहरण आपके सामने है, शादी के बाद विराट कोहली अनुष्का में उलझ गए थे, उसके बाद में उन्होंने क्रिकेट पे ध्यान नहीं दिया और उनकी परफॉर्मेंस में डाउन आई, परंतु उन्हें पता चला तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में अच्छी तरह से मेहनत की और अब दोबारा आगे ना रिटर्न हो गए अपनी परफॉर्मेंस में। तो ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों में इतना फर्क है। ऊपर वाली में बिना प्रयास करता है, यहाँ पे प्रयास करता है फिर दोष लगाता है, यहाँ बिना प्रयास के ही दोष लगा देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। ओके, फिर आपका आता है उदात्तीकरण। कौन सा आता है? उदात्तीकरण कह दो, इसे शोधन कह सकते हो आप, और इसे मार्गंतीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? मार्गंतीकरण। ठीक है बेटा, उदात्तीकरण कह दो, शोधन कह दो, मार्गंतीकरण कह दो। वैसे सब्लिमेशन होता है, ये सब्लिमेशन होता है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। देखो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, ऊ से उदात्तीकरण, ऊ से उकेरना, ऐसे याद रखो। उकेरना क्या होता है? जो मन में कोई चीज होती है ना वो बाहर निकालनी होती है, यानी आपकी कोई इच्छा थी, आपकी कोई इच्छा थी, वो दब गई, ठीक है। अब आप उस चीज को लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पाते क्योंकि वो समाज के नैतिक कायदे कानूनों के क्या है? खिलाफ है। और आप तेरे नैतिक कायदे कानूनों के क्या है? खिलाफ है, और आप उससे बचना चाहते हैं तो क्या करते हैं? आप किसी दूसरे माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप किसी से, ठीक है, लव करते हैं और लव में जो शादी की जाती है उसे एलएम बोलते हैं, लव मैरिज, ठीक है। ये समाज क्या करता है? इसे अस्वीकार करता है। समाज इसे स्वीकार नहीं करता, इसे क्या करता है? अस्वीकार करता। परंतु आपने अपने गार्जियन को कहा ये एलएम आपकी किस में बन जाएगी? एएम में बदल जाएगी, अरेंज मैरिज में। तो देखो बात तो वही थी परंतु हमने मार्ग बदल लिया, ठीक है। जैसे और उदाहरण गुरुजी, और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तुलसीदास जी तो थे, तुलसीदास जी क्या थे? बड़े आशिक हुआ करते थे भाई अपने टाइम के। तुलसीदास जी, कालिदास, ये अपनी पत्नी से क्या हुए? अपमानित हुए। दोनों बंदे पत्नी से क्या हुए? अपमानित हुए। और पत्नी से अपमानित होने के बाद इन्होंने विश्व विख्यात साहित्य का क्या कर दिया? विश्व साहित्य सर्जन किया। इन्होंने किया कि नहीं किया? है क्या उन साहित्यों में? जैसे तुलसी की बात करें, तुलसीदास जी की, तो इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। क्या लिखा है? रामचरितमानस इन्होंने लिखा है। अब मुझे ये बता दो तुम, रामचरितमानस में बात क्या लिखी है? तो ध्यान रखना, एक पति और पत्नी की बात को और संबंध को दर्शाया गया है। पति पत्नी की बात और संबंध को क्या किया गया है? दर्शाया गया। तो क्यों भाई? क्योंकि तुलसीदास जी के मन में एक बात थी जो अचेतन में चली गई थी। कहते हैं तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्यार किया करते थे, और एक बार वे रात में चले जाते, इन्हें याद आ रही थी, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोया के अंक भरे आई किसी से अब क्या कहना। तो ये अपनी पत्नी से मिलने उनके पीहर चले जाते हैं, और रात में जब ये जाते हैं तो बड़ी तूफान था बड़ा, और बरसात हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, नदी उफान पर थी, फिर भी नदी को पार करके चले गए, बड़ी मुश्किलों का सामना करके गए और रत्नावली के पास पहुंचते हैं। और जैसे देखते हैं कि ऊपर का जो चौबारा होता है तो उस चौबारे में दीपक जल रहा था, तो ये कहते हैं कि एक रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गए थे, गेट से नहीं गए थे। तो रत्नावली को कहा कि मैं तुमसे, मुझे तेरी कसक इतनी हुई कि मैं तेरे बिना रह न सका। तो रत्नावली ने कहा कि आए कहाँ से हो? तो रत्नावली ने कहा कि आए कहाँ से हो? तो उसने कहा हाँ ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आए कहाँ से हो? तो कहा कि मैं तो जो रस्सी लटक रही थी उससे पकड़ कर आया। तो उसका रस्सी किसने लटका दी? उसने जाकर देखा तो एक भयंकर अजगर था जो एक खिड़की से लटक रहा था। तुलसीदास जी को प्रेम में पता ही नहीं चला। और फिर रत्नावली ने यह कहा था कि अगर आप इतना प्रेम मुझसे करते हैं, अगर इतना प्रेम प्रभु से किया होता तो शायद आज आपको भगवान मिल गए होते। कहते हैं कि उसी दिन से तुलसी ने व्रत लिया, यानी प्रण किया
कि मैं मरते दम तक तेरा मुंह नहीं देखूंगा, और उसी दिन चले गए। और एक पति पत्नी के बीच का जो प्रेम था वही उन्होंने रामचरितमानस में प्रदर्शित किया, कि जैसे सीता किस प्रकार तड़पी, राम ने किस प्रकार परीक्षा ली। और कहते हैं रत्नावली ने जिंदगी भर, तुलसीदास जी ने रत्नावली का मुंह नहीं देखा था, इतना प्रण था। तो वही बात कहां निकल के आई, रामचरितमानस में। यानी जो बात उनके मन में दबी हुई थी ना, वो बात इस उदात्तीकरण के माध्यम से मन की बात को उकेर दिया उन्होंने, किसने, रामचरितमानस में। तो ये देखो ये हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी वे बातें जो क्या होती हैं आपके मन में होती हैं, वो क्या हो जाती है। जैसे और बता देते हैं आपको, एग्जाम्पल बहुत है बड़े बात। कोई व्यक्ति प्यार में हार गया, प्यार में हार गया, उसकी मैडम ने उससे वफा नहीं की, तुझे वफा ना रास आई, तो प्यार में हार गया। तो ये व्यक्ति क्या करता है भाई, ये व्यक्ति या तो चित्रकार बन जाएगा, ठीक है, या ये संगीतकार बन जाएगा, या गायककार बन जाएगा, या लेखक बन जाएगा, कुछ भी बन जाए। इसकी जो लेखन, कोई भी ये कृति लिखे, चित्र बनाएगा, चाहे गाना लिखे, कोई कहानी लिखे, कुछ भी लिखे, तो उस गानों में ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि प्यार में हारा हुआ व्यक्ति किस प्रकार करता है ना। प्यार में हारा हुआ व्यक्ति किस प्रकार, जैसे चित्रकार बन गया तो वो चित्र ऐसे बनाएगा जिसमें दो आदमी बिछड़ रहे होंगे। तो मन के अंदर के जो भाव थे वो लोगों के सामने नहीं बता सका कि मैं प्यार में हार गया, परंतु वो भाव किसी अन्य माध्यम से लोगों के सामने प्रकट हो रहे हैं। तो वो आपका कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है, उदात्तीकरण का प्रयोग कर रहा है। हाँ जी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं प्यार में हार जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें प्यार हुआ कब और कब निकल गया, और पहली बात जिंदगी में अभी तक कोई आया ही नहीं है ऐसा प्यार करने वाला। कहते हैं कि प्यार और मौत से डरता कौन है, प्यार और मौत से डरता कौन है, प्यार तो हो जाता है इसे करता कौन है। मैं तो कर दूं प्यार में जान भी कुर्बान, पर मुझे पता तो चले मुझसे प्यार करता कौन है। तो जिंदगी में भाई ऐसे मुकाम आपके भी आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल शायर बन जाएंगे, वही है। तो चलिए उसके बाद की बात करें, एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कोई लड़ाकू, क्या बोले, लड़का बोल देते हैं, लड़ाकू लड़का कह दो चाहे लड़की कह दो, कोई लड़ाकू लड़का है लड़की है, उसका स्वभाव क्या, लड़ने का है, वो हर व्यक्ति से भिड़ जाता है ना। हाँ, स्टेटस से भी पता चल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, स्टेटस से पता चल जाता है कि आप जैसे स्टेटस लगाते हैं आपका व्यक्तित्व वहीं से निर्धारण हो जाता है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं यहाँ चोट लगी हुई है। इसीलिए हमेशा स्टेटस सोच समझ के लगाया करो भाई। हाँ, तो कुछ जरूरी नहीं है कि जिंदगी में प्यार मिलेगा तभी सब कुछ होगा, नहीं, आगे बढ़ते जाओ, हो सकता है भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा हो, बहुत अच्छा सोच रखा हो, इसीलिए तो आज तक हम कुंवारे हैं, आपके सामने हैं। तो लड़ाकू लड़का लड़की है, और लड़का अगर बात करें तो इस भावना को, अब समाज क्या कहता है कि लड़ना अच्छी बात नहीं है, अब वो अपनी भावना को नहीं दबा सकता, अब नहीं दबाएगा तो ये व्यक्ति क्या कर लेगा, अपना प्रोफेशन ही ऐसा बना लेगा, या तो ये पहलवान बन जाएगा या ये मुक्केबाज बन जाएगा। WWF वाले जो है ना, वो ये पहलवान या मुक्केबाज बनकर अपनी अंदर की दबी भावना को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका उदात्तीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब 2-3 उदाहरण आपको समझा दिए भाई, आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, ना आया तो भाई इच्छा आपकी है। ओके, फिर आपका आता है बेटा तदात्मीकरण। अब देखो नाम देखो सेम है, तदात्मीकरण कह दूं चाहे सेम है, आत्मीकरण कह दूं एक ही बात है, आत्मीकरण, आत्मीकरण। ओके, तो इसे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। देखो इसमें क्या है, वहां देखो क्या कर रहा था, अपने मन के भावों को बाहर निकाल रहा था। यहां ध्यान रखिएगा, वह दूसरों के भावों को अपनाएगा, दूसरों के भावों या तरीकों को क्या करेगा, अपनाएगा। वहां तो स्वयं के निकाल रहा था, या दूसरों के प्रभाव या तरीकों से क्या होगा, प्रभावित होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे गुरुजी, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कोई बालक है, वो 10th क्लास है, ये कक्षा 10 है, कक्षा 10 में हो गया भाई वो फेल,
अब उसके पास ये अपना कमी उसकी है, परंतु ये दोष किस पे लगाएगा, दूसरों पे लगा देगा। क्या कक्षा 10 में फेल हो गया और फेल होने पर वो क्या कहता है पता है क्या, फिर क्या हो गया, दुनिया डहेगी क्या, सचिन भी तो 10वीं फेल है, सचिन तेंदुलकर जो है वो 10वीं फेल है और आज क्रिकेट का भगवान है, वो ये कहता है। तो क्या कर रहा है, अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध प्रदर्शित करेगा जो किसी क्षेत्र में विशेष में महत्व रखता हो, प्रसिद्ध हो, उससे जोड़ने का प्रयास करेगा। बिल्कुल भाई। दूसरी बात करें भाई तो देखो, अगर आप कोई चोरी कर रहे हो, चोरी करते पकड़े जाते हो, चोरी करते पकड़े जाते हो, तो चोरी करते पकड़े जाने पर व्यक्ति क्या कहता है, किसका उदाहरण देता है, श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण देता है, श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण देता है। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान तो चोर के तो खाया करते थे, कहते मक्खन श्री कृष्ण भगवान चोरी की, वो चोरी नहीं है क्या खाने की। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो वो जेल में भी श्री कृष्ण का उदाहरण देता है कि जेल कोई माड़ी चीज थोड़ी है, जेल में तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। और जितने लोग प्रसिद्ध हुए हैं, महात्मा गांधी क्या जेल नहीं गए, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सारे जेल गए हैं। यानी अपना संबंध ऐसे व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास करेगा जो क्षेत्र में बड़ा महत्व रखता हो। हाँ जी, हाँ जी, ओके बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई क्या। हाँ जी, ये लगभग सामान्यतः आजकल की जनरेशन में देखा जाता है कि आज की जनरेशन किसी नेता या अभिनेता को फॉलो करने लग जाती है, उसके जैसे कपड़े पहनने लग जाती है, उसके जैसा चलने का स्टाइल हो जाता है, उसके जैसे हेयर स्टाइल रखने लग जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वो तदात्मीकरण किया जा रहा है, आत्मीकरण किया जा रहा है, आत्मसात किया जा रहा है उसे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ फर्क कितना है, यहाँ दूसरों के भावों को या तरीकों से प्रभावित होता है और पहली वाली व्यक्ति स्वयं की भावनाओं को किसी अन्य मार्ग से बाहर निकालता है। लड़ी छोड़ दो बेटा। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर की साइको आएगी, तो भाई तुम तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है खुद को कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं तो उस स्टूडेंट को बड़ा मूर्ख मानता हूं जिसने अभी तक ये नहीं पता उसको कि सिलेबस में कितने क्वेश्चन किसके आएंगे और कितने क्वेश्चन किसके आएंगे, क्योंकि उसने अभी एनालाइज ही नहीं किया। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से तो तैयारी नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके बेटा बहुत काम है आपको, क्योंकि आपका लक्ष्य केंद्रित नहीं है। इसीलिए लक्ष्य केंद्रित व्यवहार ही आपके लिए बेस्ट है। पहले लक्ष्य बनाइए, फिर देखिए आपको जाना है ना खेत या कहीं पर जाना होता है, पहले आप सोचते हैं कि हम किस रास्ते से जाएंगे और किस रास्ते पर हमें क्या मिलेगा। वही चीज ये है, आपको नौकरी चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि किस रास्ते से जाना है, यानी क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, किसके कितने प्रश्न आएंगे। अगर आपने पाठ्यक्रम का एनालाइज ही नहीं किया तो आपसे बड़ा मूर्ख इस प्राणी इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझसे लिखवा लीजिए, इसीलिए कभी भी ऐसा प्रश्न किसी टीचर से और मत कर लीजिएगा। आज आपको समझा दिया है। चलिए, ये 6 विधियां आपको याद रखनी है। अब तो छोटी छोटी विधियां आएंगी सारी। 7 नंबर की बात करूं तो 7 नंबर में आपकी विधि आती है अंतक्षेपण। अंतक्षेपण, इसे हम बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंट्रोजेक्शन। यानी व्यक्ति क्या करता है, ऐसा इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपना दोष क्या है दूसरे में देखता है, दोष नहीं देखता। अब क्या करता है, दूसरे का जैसा व्यवहार है उससे ज्यादा प्रदर्शन करता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लग जाता है। ठीक है, ये जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे किसी के माता पिता में से कोई पिता एक्सपायर हो गया आपके दोस्त का, तो वो दोस्त कम रो रहा होता है और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि इसको ज्यादा दुख है इससे। वो क्या कर रहा है, अंतःक्षेपण कर रहा है, अपना प्रभाव दिखाने के लिए वो इस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे व्यक्ति आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जो जैसे एक पंजाबी सॉन्ग भी आया था कि मेरे लगी सट वेख ताई रो पैंदी सी, अपनी भी उस थां ते पट्टी बंध लेंदी सी। अर्थात लगी किसी के है और पट्टी कोई बांध रहा है, अर्थात यहाँ पे कौन सा है, अंतःक्षेपण। कहते ना दो जिस्म एक जान है हम, है ना, दो जिस्म एक जान है हम,
तो यानी जहां पर इतनी बात गहरी हो जाए तो वहां वो अंतःक्षेपण कर रहा है, अपनी कमियों को दूसरे में छुपाने का प्रयास कर रहा है और अपनी भूमिका वहां पर महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, वहां पर अंतःक्षेपण होता है। ठीक है, जिसे है कोई नहीं बेटा, इस संसार में कोई नहीं है, हकीकत है आपका इस संसार में कोई नहीं है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, आप खुद आपके लिए जिम्मेवार रहोगे तो आज जिंदगी आप अपने लिए करोगे, दूसरा आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ सांत्वना देने के। अगर नहीं विश्वास है तो एक एग्जाम्पल समझाता हूं, इसे अदर वे में मत लेके जाइएगा। अंतःक्षेपण करने के लिए हमारे पास कौन कौन उपलब्ध है मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपके दादाजी एक्सपायर हो गए, तो आपको आस पड़ोस के जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कहते हैं कि बेटा घबराना मत। ठीक है, घबराना मत। ठीक है जी, घबराएंगे नहीं, हाँ तुझे कोई टेंशन नहीं है, हम तेरे दादा जैसे ही हैं, हम तेरे दादा जैसे हैं, हम तेरे पे हाथ रखेंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। पिता एक्सपायर हुए तो चाचा ताऊ आते हैं कि बेटा घबराना मत, हम तेरे बाप जैसे ही हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो सांत्वना देने आ रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जैसे माता जी एक्सपायर हुई तो हमारी काकी है, ताई है, मौसी है, ये आ जाते हैं कि बेटा घबराइयो मत, हम तेरी माँ जैसी हैं। बहन एक्सपायर हो जाए तो पड़ोस की लड़कियां आ जाती हैं, मामा बुआ इनकी आ जाती है कि भाई घबराई ना, मैं तेरी बहन वर्गियां। पर भाई आपने कभी ये सोचा कि किसी पुरुष की अगर कोई पत्नी मर जाए तो कोई कहने आया क्या कि घबराना मत, मैं तेरी पत्नी जैसी हूं? तो नहीं आएगा, ये हकीकत है और हकीकत रहेगी, शाश्वत सत्य है ये। हाँ जी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अंतःक्षेपण यानी व्यक्ति आंतरिक रूप से जोड़ने का प्रयास करता है। ओके, हाँ जी। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद में आपका आता है विस्थापन। विस्थापन होता है बेटा अपना गुस्सा किसी निर्बल व्यक्ति पे निकालना जिससे आपको चोट पहुंचाने की संभावना कम हो, कि वो आपका नुकसान कर सकता है, यानी अपना गुस्सा किसी दूसरे पर प्रतिस्थापित कर देना। जैसे स्कूल में आपको डांट पड़ी, टीचर ने आपको पीटा, तो आप अपना गुस्सा या तो अपने बैग पे निकालेंगे, बैग फेंकेंगे घर पे आके, या अपने छोटे बहन भाइयों को पीटेंगे, डांटेंगे। तो यही है, एक संतानहीन औरत का पड़ोस के बच्चे को प्यार करना क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। फिर नंबर 9 में ये इजी से है, तब ये ज्यादा समय नहीं लगा। वो 6 जो है वो थोड़ी हार्ड है। वास्तविक अस्वीकरण, यानी हकीकत में बात है अस्वीकरण, हकीकत में कुछ बात है उसको हम स्वीकार नहीं करते, है ना, चीज है परंतु उसे हम स्वीकार नहीं करते। इसमें व्यक्ति अपनी अवांछनीय जो प्रतिक्रिया है उससे बचने का प्रयास करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक कबूतर है, ठीक है, वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और उसे लगता है कि मैं बिल्ली को दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या कर रहा है? वास्तविकता से क्या कर रहा है? अस्वीकार कर रहा है। जैसे मृत्यु अनिवार्य है, सबको पता है एक दिन मौत आनी है और कोई आज तक नहीं बचा मृत्यु से। तो भाई मृत्यु जब आनी है, तो जब हम कभी घर पे बात करते हैं मृत्यु के बारे में कि मैं तो मर जाऊंगा, तो घर वाले क्या कहते हैं? थूक मुंह से, ऐसा नहीं बोलते। तो मृत्यु जैसी बात को अनिवार्यता होने के बाद भी उस पर बात नहीं की जाती, मतलब क्या है? वास्तविकता अस्वीकरण है, वहां पे वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना। 10 नंबर की बात करूं तो 10 नंबर पे आपका आता है कल्पना तरंग, दिव्य स्वप्न। इसमें व्यक्ति की जो मन की इच्छाएं होती है वो पूरी नहीं होती। मन की जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति क्या करता है? किसी और माध्यम से उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। हाँ ठीक है, हाँ जी, पूरा करने का क्या करता है? प्रयास करता है, बिल्कुल करता है। और यह आपने देखा भी होगा ऐसा, तो कल्पना तरंग में तो ऐसा प्रयास करता है वो। और जैसे किसी व्यक्ति का शादी नहीं हो रही, तो भाई वो कुछ समय के लिए आंखें बंद कर लेता है और सोचता है मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी मेरे पैर दबा रही है, खाना ला के दे रही है, सिर में चंपी कर रही है। कुछ समय के लिए वो दुखद अनुभूतियां उसकी सुख में बदल जाती हैं। जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी ड्यूटी वहीं आ गई जहां पर मेरी गर्लफ्रेंड रहती है और मैं उनके घर पे रहने लग गया रही है। ये सब कल्पनाएं करने आप प्रारंभ कर देते हैं। जैसे आप आंखें बंद करते हैं, सोचते हैं कि पेपर का जो पेपर है हमारा वो मैं ही सेट कर रहा हूँ, मेरे पेपर में निशान लगे हुए आगे, मेरे पेपर में ओमार जो थी वो पहले से ही भरी हुई थी, मेरा तो सिलेक्शन हो ही गया पक्का। इस तरह के विचार जब आते हैं तो ध्यान रखिएगा वो कल्पना तरंग कहलाती है, जहां पर इसे दिवा स्वप्न भी बोलते हैं, फैंटेसी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। 11 नंबर की बात करें, इसे प्रतिगमन बोला जाता है।
प्रतिगमन का अर्थ होता है व्यक्ति अपने उन सुखद परिस्थितियों की ओर वापस लौटने का प्रयास करता है जो कुछ समय पहले उसके पास थे। यानी व्यक्ति इस वर्तमान स्थिति से पूर्व की अवस्था में लौटने का प्रयास करता है। जैसे हम बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़े होने के बाद हम बच्चे की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। इसीलिए कहावत भी है ना, 60 और नाठी, है ना। तो 60 के होने के बाद बालक क्या, व्यक्ति जो होता है वो बालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, ठीक है, तो फूट फूट कर रोना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात करें तो और उदाहरण गुरु जी, जैसे एक अधेड़ महिला है, 50 साल की महिला है, वो एक टॉप स्कर्ट पहनती है, स्कर्ट पहन लेती है, फ्रॉक सूट पहन लेती है, और फ्रॉक सूट पहनकर उसका युवती दिखना क्या कर रही है, वो प्रतिगमन कर रही है, अपने पूर्व की उम्र में जा रही है। एक शादीशुदा महिला का पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सो जाना, बच्चा बन जाना, ये क्या है, ये प्रतिगमन है। ये क्या है, ये प्रतिगमन कहलाएगा, क्योंकि वो खुद माँ बन चुकी है और फिर भी अपनी माँ की गोद में ये प्रदर्शित करना चाहती कि मैं भी बच्ची हूँ। हाँ, इसकी बातें जो नोट्स वगैरह पूछ रहे हैं, इसकी बातें लास्ट क्लास के अंत में करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, पहले जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ उसके बाद में बहुत सारी चीजें अपन बाद में कर लेंगे। दूसरी होती है बेटा प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया निर्माण की बात करूं तो इसमें व्यक्ति को जो दिखता है वो होता नहीं, इसमें जैसा दिखता है ना वो होता नहीं। क्या नहीं होता, कि जैसे मैं दिखता हूं वैसा होता नहीं। जैसे मुख में राम बगल में छुरी, मुख में सारे दिन राम 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 और अंदर क्या रखते हो, छुरी रखते हो। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो बगुला भगत, आपने बगुले को देखा होगा, बड़ा सफेद रंग का होता है, और सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, यानी सरल स्वभाव का होता होगा। हम पक्षी को देखकर ऐसा अनुमान लगाते हैं, परंतु नहीं, वो उसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वो एक टांग पे खड़ा होता है और एक टांग पे साधु खड़े होते हैं। आपको पता है साधु बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, सफेद कलर सफेद कपड़े वो पहनते हैं, परंतु उसका बगुले का स्वभाव कैसा है, बगुले का स्वभाव अपने रंग रूप से क्या है, अलग है, गतिविधियों से क्या है, अलग है। किस प्रकार कि जिस प्रकार वो पानी में खड़ा रहता है एक टांग उठाकर, और जैसे मछली चूहा मेंढक कुछ भी आए उसे जीवित निगल जाता है, मांसाहारी है। यानी अपने व्यवहार के अनुरूप व्यवहार न करना, अपनी शक्ल के अनुसार व्यवहार न करना क्या कहलाएगा। हाँ बिल्कुल, हेड राइटिंग वाले नोट्स मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक है। पहले पढ़ लो बेटा, बाद में ये सब चीजें करते रहेंगे अपन। और फिर आता है 13 नंबर पे आता है विलोपन, ठीक है। विलोपन में क्या होता है, व्यक्ति अपनी असफलता के डर से प्रयास करना ही छोड़ देता है। विलोपन का अर्थ होता है गायब हो जाना, यानी व्यक्ति क्या करता है, मुझे मैं फेल ना हो जाऊं, इसलिए फेल ना हो जाऊं इसलिए वो पेपर ही नहीं देता, परीक्षा में नहीं बैठता, तैयारी नहीं करता, ठीक है। जैसे शादी के बाद बंदिशें लग जाती हैं, घर से बाहर नहीं जाना, पति डेली लड़ता है, पति पत्नी की लड़ाई होती है, इस चीज के डर से शादी नहीं करना, ये क्या कहलाएगा, विलोपन कहलाएगा। और लास्ट है आपकी, बहुत बढ़िया है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। जब मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है तो इस चीज को अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फर्क है बेटा। क्षतिपूर्ति उपाय, क्षतिपूर्ति उपाय ध्यान रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष में चेतन मन से काम करती है, ये बात ध्यान रखनी है, ये चेतन मन से। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अंदर कोई कमी होती है, कोई व्यक्ति में अपना दोष है या कमी है, उसको वह व्यक्ति किसी दूसरे फैक्टर में स्वयं प्रयास करके क्या कर देता है, दूर कर देता है। यहाँ स्वयं प्रयास कर रहा है, किसी दूसरे पे नहीं थोप रहा है, इसलिए यहाँ चेतन मन काम करेगा, ये बात ध्यान रखनी है। वहां दूसरों पे थोपा जा रहा था, परंतु क्षतिपूर्ति में व्यक्ति खुद प्रयास कर रहा है, तो खुद प्रयास कर रहा मतलब चेतन प्रयास है, चेतन मन से काम हो रहा है, और वह दूसरों पर आरोपित कर देगा, नहीं कर रहा, वो खुद प्रयास करके उसे सोल आउट करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे उदाहरण गुरुजी, जिसे छोटे से कद की लड़की है ना, पौवे जिड्डे कद वाली है, छोटे से कद की लड़की है, तो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए हाई हील्स पहन लेती है, पेंसिल हील्स पहन लेती है, और ये जो ऊपर जो लड़कियां पब बनाती हैं उसके अंदर स्पंज वगैरह लगा के हाइट को बढ़ाने का प्रयास करती है, तो वो क्षतिपूर्ति है। एक कुरूप बालक है, मेरे जैसा गंदा सुगला सा बालक है, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं है, ठीक है, सब लोग उससे घृणा करते हैं, परंतु वो बालक कक्षा में प्रथम आकर फर्स्ट डिवीजन लाकर सबका चहेता बन जाता है, तो वो क्षतिपूर्ति कर रहा है। वो क्या कर रहा है, क्षतिपूर्ति कर रहा है। तो ये भाई आपका टॉपिक था, ठीक है। अब मैं 1 मिनट, हाँ जी 1 मिनट में आपको ये सब चीजें जो करवाई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको करवाई हैं आज की क्लास में, ठीक है। ये फाइंडर आ गया अपने पास, और आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है तो वो देख लेते हैं भाई। ये लो,
ये आपने नोट करना है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। हाँ, ये आपने नोट कर लेना है। फिर उसके बाद में ये आपकी विधियां आ गई, रक्षा युक्तियां आ गई, इसको भी आप नोट कर लेंगे। पब, हाँ पब पब बिल्कुल, तो इसे आप नोट कर लें। फिर आप ये दमन, आप इसे अच्छी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, ये दमन में सब चीजें मैंने आपको करवा दी हैं, उदाहरण दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने समन देखा, ये समन में आपने सब कुछ उदाहरणों के साथ दिया हुआ है, जो अच्छा लगे वो आप याद रखिएगा। रक्षा युक्तियां आपको मैंने करवा दी हैं। क्या हो गया, हो गई पूरी? ठीक है जी, 2 फाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये अंतिम फाइल है आपकी समायोजन की। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, ये लीजिए। तीसरी आपको ये लिखनी है। ठीक है, तीसरी आप वीडियो को रोककर आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण आप देख सकते हैं। फिर आपकी आती है चौथी प्रक्षेपण, इसको भी आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद में ये उदाहरण है, ये उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद में आपका ये नेक्स्ट रक्षा युक्ति है सब्लिमेशन, उदात्तीकरण। ठीक है जी, फिर आपका है तदात्मीकरण, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गई आपकी, ये आप नोट कर लीजिएगा बेटा, बाद में क्लास के अंत में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, और जो चीज़ें आपकी कुछ पूछने वाली है वो भी मैं जस्ट इस क्लास के बाद में आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। हाँ जी, रक्षा युक्तियाँ 7वीं आपको ये लिखनी है। फिर 8वीं आपको, 8वीं और 9वीं थोड़ी सी बड़ी कर दो गुरुजी। ठीक है, ले बेटा कर दी, ये लो। 8 नंबर में आपने ये लिखना है। हाँ, वो भी बता दूंगा क्लास के जस्ट समाप्त होने के बाद, आप रुके रहें। आपकी जो भी समस्या है, जो भी बात है वो भी रख लेंगे, पहले आप ये आपको कराना ज़रूरी है, तो ये भी आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर आप ये नोट करेंगे। फिर आप ये लिखेंगे। फिर आप ये करेंगे। फिर उसके बाद में आप क्षतिपूर्ति वाला ये करेंगे। ठीक है, अब जो भी प्रश्न है मैं 1 मिनट में अभी आपके पास आ रहा हूँ, और जो भी प्रश्न आपके हैं वो सारे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप ये नोट कर लीजिए इतनी देर।